हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का चैप्टर। ये पार्ट 6 है कक्षा 10 का गिरगिट। इसके लेखक श्री अंतोन चेखव जी हैं या एंटोन चेखव जी, जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करें। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है। कहानी छोटी सी है, लोग को लगता है हाँ ये कहानी बस यही बताती है कि लोगों को गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, चाटुकारिता या मस्का लगा करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के बलबूते पे आगे बढ़ने का, अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी के बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये चैप्टर सिर्फ इस बारे में नहीं है। सबसे पहले तो ये चैप्टर किसी हिंदुस्तानी लेखक ने नहीं लिखा, इसलिए हिंदी साहित्य के बाहर है। ये चैप्टर एक रूसी लेखक ने लिखा है। रूस की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कि रशिया में उस समय क्या सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस लेखक ने ये पार्ट जो है ये लिखा है। काफ़ी बच्चे वीडियो में कमेंट करते हैं सर आप बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी यूज़ करते हैं, और जब थोड़ा इंग्लिश यूज़ करो तो कमेंट करते हैं सर हिंदी है, आप प्लीज़ हिंदी में पढ़ाया कीजिए। कोशिश करते हैं बीच का रास्ता निकाले इस परेशानी में। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे क्या है, बात यह है कि ये जो चैप्टर है सबसे पहले तो ये इस बात को दर्शाता है कि भाषा मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि आपका जो इंटेंशन है, कि आप किस पर्पस से स्टोरी लिख रहे हैं, या फिर जो कहानी का असली भाव है, मर्म है, अर्थ है, वो मायने रखता है। उसका रियल मीनिंग मायने रखता है कि कहानी चाहे किसी भी भाषा में लिखी गई हो, हिंदी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई हो, रूसी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई हो, मतलब दक्षिण भारत में लिखी गई हो, दक्षिण रूस में लिखी गई हो, क्या फर्क पड़ता है। पर कहानी किस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। किरदार बदल जाते हैं, किरदारों के डायलॉग्स बदल जाते हैं, पर वो कैरेक्टर किस वैल्यू के साथ खड़ा है वो नहीं बदलता। लोग अक्सर आपसे कहेंगे कि अरे महाभारत 5000 साल पहले लिखी गई थी, क्या फ़र्क पड़ता है 5000 साल पहले महाभारत लिखी गई हो या ना लिखी गई हो। आपको फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो किस वैल्यू के साथ खड़े हैं। क्या वो दान के साथ खड़े हैं, क्या वो धर्म के साथ खड़े हैं, क्या वो वचन के साथ खड़े हैं, क्या वो कर्तव्य के साथ खड़े हैं, क्या वो भक्ति के साथ खड़े हैं। एक वैल्यू जो है, उस वैल्यू को अगर आप समझ पाए कि ये कैरेक्टर इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इस वैल्यू के लिए खड़ा है, तब आप समझ पाएंगे कि कहानी क्या है। नहीं तो आप कहानी 10 बार पढ़ लीजिए, सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे, कभी आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ भी लेंगे फिर भूल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। इस चैप्टर में आपको ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना, सिर्फ दो महत्वपूर्ण बातें समझनी है। पहली महत्वपूर्ण बात क्या, कि ये जो चैप्टर है सबसे पहले ये इसी सोच के ऊपर तमाचा है, इसी सोच के ऊपर कटाक्ष है कि सिर्फ हिंदी साहित्यकार ही अच्छी हिंदुस्तान के ऊपर कहानियां लिख सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी और समाज के ऊपर लिखी गई हो, उस समाज की परिस्थितियों के अनुसार वही कहानी इस समाज पे भी तो एप्लीकेबल हो सकती है ना। दूसरी चीज क्या है कि अंतोन चेखव जी ने जो कहानी गिरगिट लिखी है, ये ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष है, व्यंग्यात्मक यानी कि ह्यूमरस वे में हंसी मजाक करते हुए जो सटायर किया है, कटाक्ष किया है। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, हम कहावत कहते हैं ना, रंग बदलना यानी कि क्या, जहां उनको लगेगा हवा चल रही है वहीं बह जाएंगे, यानी कि जिस तरफ उनको लगेगा उनका फायदा है वो सिर्फ उस बारे में सोचेंगे। अपने फायदे नुकसान में वो इतना खो जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और इसलिए ऐसे लोग, इनकी खुद की कोई अस्मिता नहीं होती, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, है ना। लोग इन्हें गिरगिट कहते ही हैं, इनके मुंह पे कहे या इनके पीठ पीछे कहे, ये खुश होते हैं कि मैंने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल करके अपना भला करवा लिया। क्या ये सच है? नहीं। सच ये है कि अगर आज वो परिस्थितियों के हिसाब से बदल गए तो वो परिस्थितियां भी कभी ना कभी बदल जाएंगी। और अगर आप हर बार बदलते रहे तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ सिचुएशन पे है ना। पूरा ध्यान सिचुएशन पे क्यों है? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही तो तुम बदल रहे हो। जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिचुएशन पे है तो तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी का क्या? जब तुम खुद की आइडेंटिटी पे, खुद के ऊपर ध्यान लगाओगे, तभी तो इस बात की पॉसिबिलिटी है ना कि खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कुछ बेवकूफ़ बच्चे जो हैं वो कुछ सोच रहे होंगे, शुभम सर क्या है अननेसेसरी बता रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए वीडियो देखना है। देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बात मैं तुमको अपने
अध्ययन के या टीचिंग के अनुभव से बताता हूं कि जिस बच्चे को चैप्टर की कोर वैल्यू नहीं पता, वो चैप्टर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ सकता है, और पढ़ भी लेगा तो वो आंसर उतनी अच्छी तरीके से नहीं लिख सकता जितनी अच्छी तरीके से एक दूसरा बंदा लिख रहा है जो जानता है चैप्टर किस बारे में है। ना कि सिर्फ कहानी जानते हो कि एक घूसखोर पुलिस वाला है, एक कुत्ता मिल जाता है, यही कहानी है चैप्टर की। जो पहली बार देख रहे हैं, कहानी बहुत छोटी सी है। एनीवेज, जिन्हें पास होना है उनके लिए हम कहानी भी पढ़ते हैं। जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतोन चेखव, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ के जाए। ये अपेक्षा रखता हूँ कि अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ सिमट करके रह जाए इन किताबों में, इन पन्नों में, इन कहानियों में, इन मार्क्स में। इस वक्त इन चीज़ों की कीमत नहीं लगती, पर मैं अब अगर यहाँ से आपकी उम्र के बच्चों को देखता हूँ तो खैर, पाठ प्रवेश समझते हैं। अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है, समानता पर चलती है। यानी कि क्या, कि सब इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। सबको एक दृष्टि से देखती है, अन्यायी और अन्याय को न्याय के तराजू पर ही तौलती है। ये क्यों कहा गया है पाठ प्रवेश में? पाठ प्रवेश यानी कि क्या, पाठ शुरू करने से पहले पाठ किस बारे में? देखो बच्चों, इस स्टोरी में ये होता है, जैसे मैंने बोला, चाटुकारिता एक करेक्ट वर्ड है, यानी कि जो चाटते हैं दूसरों का या जो मस्का लगा के आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग खुद अपना कर्तव्य नहीं निभाते और इनको जहां सही लगता है अपने फायदे के लिए चीज़ों को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टोरी में भी अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन बुरा करने वाला कोई पावरफुल आदमी है, तो वो जिसके साथ बुरा हुआ है उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जो पावरफुल है वो मेरे साथ कुछ ना कर ले, या मुझे उस पावरफुल शख्स के सामने अच्छा बना रहना है, तभी तो मेरा प्रमोशन होगा, तभी तो मेरा कुछ भला होगा। तो आम समाज के लोग अगर ये करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, हम समझ सकते हैं, पर जिनके हाथ में शासन व्यवस्था है, पुलिस के लोग, महाराष्ट्र के, गुजरात के, जिस भी राज्य में आप रहते हो उसके मुख्यमंत्री, है ना, या केंद्र सरकार, जब शासन व्यवस्था ऐसा करे अपने फायदे के लिए जजमेंट्स दे, तब बहुत परेशानी की बात होती है। तो अच्छी शासन व्यवस्था कभी कायम नहीं हो सकती। कब तक नहीं कायम हो सकती? जब तक बागडोर संभालने वाला पक्षपात किए बिना अपने अधिकारों का पालन करे। पक्षपात यानी कि भेदभाव, कि जब तक आप भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तब तक आप कभी भी अच्छी शासन व्यवस्था नहीं साबित कर सकते। तब तक लोग गलत काम करते रहेंगे और अमीर लोग फलते फूलते रहेंगे। अब ये 1884 की कहानी है, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 2 दशक से भी ज़्यादा, 1 दशक यानी कि 100 साल, है ना। तो अब कह सकते हैं कि 1 दशक से भी पुरानी कहानी नहीं, 2 दशक से भी थोड़ी पुरानी कहानी है, करीब 2 दशक पुरानी कहानी है। उस समय के रशिया में कैसा समाज में कैसी परिस्थितियां थी उसके बारे में लिखा है ना। जब जारशाही शासन, भ्रष्टाचार शासन, पाठ में जहाँ जारशाही शब्द दिया है वहाँ पे भ्रष्टाचार समझ लीजिए। भ्रष्टाचार यानी कि घूसखोरी वगैरह बहुत है। तो इससे नतीजा ये होता है कि आम आदमी के पक्ष में कभी कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि जब भी आम आदमी की बात आती है तो वो तो घूस नहीं दे सकता हर बार। और सिर्फ घूस की बात नहीं है, जब न्याय देने वाले अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, जब वो इस आधार पे भेदभाव करेंगे कि जो न्याय मांगने वाला है उससे मेरे को कोई फ़ायदा है या नहीं, तब तो काम नहीं बनेगा। तो एनीवेज, इस स्टोरी में 6 मेन कैरेक्टर्स हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव, आई होप मेरा उच्चारण सही हो, आप जिस भी तरीके से प्रोनाउंस करें बच्चों। और ये रशियन नाम से ओचुमेलोव यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार येल्दरिन एक सुनार यानी कि ख्युक्रीन, जनरल झिगलोव वो एक जनरल है, हालांकि ये कहानी में अपीयर नहीं होते, इनका सिर्फ नाम कहानी में लिया जाता है। जनरल का बावर्ची प्रोखोर और एक आवारा कुत्ता। तो ये 6 मेन कैरेक्टर्स है कहानी के। अब कहानी शुरू कैसे होती? कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो मेन कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव, ये जो है ये बड़े करप्ट टाइप के पुलिस ऑफिसर होते हैं। कि मतलब ये जब जाते हैं कहीं चौराहों पे, तो दुकानों से जो इनका मन पड़ता है सामान उठा लेते हैं, है ना। लोगों से कई बार ऐसे ही रिश्वत भी मांग लेते हैं काम करने के लिए। तो ये होता है ना एक टिपिकल, मैं चाहता हूँ कहानी समझते वक्त आप एक टिपिकल करप्ट पुलिस ऑफिसर को इमेजिन करें, जो चापलूसी में भी बहुत विश्वास रखता है, चाटुकारिता में, कि आज मैं इनको मस्का लगाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, या फिर मेरे सर मुझसे कहीं नाराज़ ना हो जाए, नहीं तो मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ डैट।
तो कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि उनके हाथ में एक बंडल होता है ना। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव ने नया ओवरकोट, नया कोट पहना होता है काइंड ऑफ, और वो बाजार के चौराहे से गुजरते हैं। चौराहे 4 राहों का सम्मेलन, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं कभी कभी, पर 4 राहें कम से कम होनी चाहिए। उनके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए, है ना, कि इनके पीछे पीछे ये साहब कुछ नहीं उठा रहे, ये इंस्पेक्टर है, तो इनके पीछे इनका जो सिपाही है, इनसे जूनियर है, वो टोकरी उठाए आ रहा है। ठीक है, उस टोकरी में क्या है, झरबेरिया है, बेर है, बेरीज है, आप ऐसा कह सकते हैं, फ्रूट है। तो जाहिर सी बात है कि जब्त की हुई है, पाठ में दी गई है जब्त की हुई है। हाँ, जब्त यानी कि जब्त कहने के लिए ज़बरदस्ती ले ली गई है ना, ज़बरदस्ती। और देखिए इसका पेट भर जाता 3-4 है ना बेरों से, या थोड़ी खा लेता, नहीं, एक टोकरी उठा लिया इसने। तो समझ लीजिए कि मतलब इसका डर कितना है, ना दुकानदार इसको मना कर पाया, ना ये ऐसे ही आगे बढ़ गया टोकरियां लेके। अब कहानी में आगे क्या होता है, झरबेरियां लिए हुए इसका असिस्टेंट पीछे से आता है, सिपाही, और चारों ओर खामोशी है। खामोशी क्यों है, ये इनके ओचुमेलोव के दबदबे को दिखाता है कि जब वो दुकान वाला कुछ नहीं बोल पाया, जिससे उसने एक टोकरी बेरीज ले ली हैं, बेर ले लिए हैं, तो बाकी लोगों के अंदर भी डर होगा। पुलिस इंस्पेक्टर है भाई, कहीं फंसा देगा, है ना, जेल में ले जाएगा, मारेगा पीटेगा, तो डर तो होता ही है। भारत में भी कभी कभी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, हर देश में होती है, लोग कई बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवेज होता क्या है कि चौराहे पे किसी आदमी का नामो निशान नहीं था, कि जो चौराहा था वो पूरा सुनसान था, भिखारी तक नहीं दिख रहे थे, मतलब वहाँ सिर्फ दुकानें थी, दुकानों के शटर खुले थे, बस शटर तो उनको खोल के ही रखना पड़ेगा भाई, दुकान डाली है तो, पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, चौराहा पूरी तरह से खाली है, दुकानों के खुले दरवाजे। अब बच्चे डाउट पूछते हैं सर कि दुकान वालों को तो चलो वो लूटता होगा इंस्पेक्टर ओचुमेलोव, पर कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? ग्राहकों को भी लूट सकते हैं, ये मैं मन से नहीं बता रहा, यही फैक्ट है, ग्राहकों को भी लूटा जा सकता है ना। लूटने का क्या मतलब है कि ग्राहकों से भी वो कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। और जब सबको पता है कि ये जो टाइम फ्रेम है, इन 1-2 घंटे के बीच में ओचुमेलोव आता है, तो सब अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे वो टाइम फ्रेम बीत जाता है, उसके बाद सब लोग आते हैं। ठीक है, तो दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की सृष्टि को, एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़े की तरह है। क्यों? इंसान खाने का भूखा है। दुकानें किसकी भूखी हैं बच्चों? दुकानें ग्राहकों की भूखी हैं। अगर कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस का क्या फायदा? तो दुकानें ग्राहकों की भूखी है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक क्या, भिखारी तक नहीं दिख रहा है चौराहे पे, इसलिए भूखे जबड़ों का, माफ कीजिए गलत स्लाइड है, इसलिए भूखे जबड़ों का इस्तेमाल किया गया। देखिए अगर शुभम सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका रेलेवेंस है, ठीक है, तो समझो पाठ को किस तरीके से लिखा गया है। कोई भिखारी तक आसपास नहीं। ओचुमेलोव के कानों में उस सुनसान चौराहे से गुजर रहे थे एक आवाज सुनाई दी कि तो तू काटेगा, तू शैतान कहेगा, ओ छोकरो इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है। इन दिनों काट खाना मना है का क्या मतलब है? आवाज से पता चल रहा है किसी ने किसी को काटा है। उस समय 1884 में, 1884 में, जो भी आप कहें, रूसी सभ्यता में ऐसा कानून था कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, या इन शॉर्ट ऐसा भी कानून था कि अगर आपने कोई कुत्ता पाला है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कुत्ता किसी को ना काटे। अगर आपका कुत्ता किसी को काटता है तो कानूनी तौर पे आप बाध्य होंगे कि आप उसे कोई जुर्माना दे या उससे क्षमा मांगे, जो भी वो व्यक्ति बेहतर समझे। तो ये रूसी कानूनी व्यवस्था भी उस समय ऐसी थी। लोगों को लगता होगा कुत्तों के ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। देखो हर देश की समस्या अलग अलग होती है ना। कुछ तो ऐसे भी देश है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने अपने ग्लेशियर्स को प्लास्टिक से ढका है, या उसे एग्जैक्टली प्लास्टिक नहीं कहेंगे तो शीट से ढका है, ताकि उनके ग्लेशियर्स पिघले ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है यार, ये क्या पागलपन है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। नहीं ढकेंगे तो ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। फिर एक कुत्ते के किकियाने की आवाज़ आती है। ऐसा कभी मत करना, अगर मेरी इज्जत करते हो तो कभी मत करना, मत मारा करो कुत्तों को, या गलती से कभी पूंछ पे पाँव रख दिया हो आपने, या कुत्तों को कोई मारता है तो किकिया के भाग जाते हैं डर करके, तो उनकी आवाज़ है किकियाने की, वो भौंकते नहीं है, किकियाने की अलग आवाज़ होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जिसको नहीं समझा मैं नीचे कमेंट में अपना नंबर डालूंगा, फ़ोन करना, फ़ोन पे बताता हूँ।
ओचोमेलोव ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर उसने घूरा और देखा कि एक व्यापारी पिचुगिन, ये भी रशियन नाम है, पिचुगिन नाम का एक व्यापारी है ना। पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है ना। कि पिचुगिन का क्या काम है यहाँ पे? पिचुगिन का सिर्फ इतना काम है कि उसकी जो गोदाम है, गोदाम यानी कि स्टोर रूम आप कह सकते हैं, दुकानें होती हैं, दुकानों का अपना एक गोदाम होता है जहाँ पे वो माल रखते हैं, सारे मटेरियल्स रखते हैं बेचने के लिए। अगर उनके पास चिप्स के पैकेट ख़त्म हो गए तो गोदाम से गोदाम में जाएंगे और चिप्स के पैकेट लाके दुकान में टांग देंगे। बड़े बड़े बिजनेसेस यूजुअली गोदाम हमेशा रखते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस दुकान में ही एक छोटी सी अलग जगह बना लेते हैं जिसको वो अपना गोदाम या गोडाउन कहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि उसके गोदाम से, उसके लकड़ी के गोदाम से, लकड़ियों के गोदाम से कुत्ता 3 टांगों पे रेंगता आ रहा है, चौथी टांग उसकी घायल हो गई है। छीट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था, है ना। कि छीट की कलफ यानी कि मान लगाया कपड़ा। अभी यहाँ पे उस बंदे का डिस्क्रिप्शन है, उस शख्स का विवरण किया गया है। जो कुत्ते को तो देखा आपने 3 टांगों पे रेंग के आगे बढ़ रहा है, वो शख्स जो कुत्ते को चेस कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है? छींट की कलफ मान लगाया कपड़ा। मान लगाना यानी कि पैच लगाना। जब कपड़ा बहुत बुरी तरह फट जाता है कि वो सीलने की हालत में नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं, एक और कपड़े का टुकड़ा लेते हैं और उसे उसके ऊपर साट करके सील देते हैं, उसको मान लगाना कहते हैं। कमीज़ और बिना बटन की वेस्टकोट, यानी कि बहुत, माफ़ कीजिए, हाँ, बहुत अमीर आदमी नहीं था ये, इसके कपड़ों से पता चल रहा है। बिना बटन की इसकी वेस्ट कोट, एक तरह की जैकेट पहने हुए कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है। फिर गिरते पड़ते उसने कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली, कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लेता है और फिर कुत्ता और ज़ोर से किखियाने लगता है, चीखने लगता है। ठीक है, तब क्या होता है कि मत जाने दो दोबारा सुनाई दी, फिर से ये आवाज़ सुनाई देती है। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांकते हैं और देखते ही देखते जैसे ज़मीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। बड़े कमाल की रचना है। इस रचना में एक तरफ दुकानों को ग्राहकों का भूखा दिखाया गया है, उन दुकानों के शटर खुले हैं यानी कि उनके जबड़े खुले हैं, पर कोई है नहीं, कोई ग्राहक नहीं है। एकदम से जब कोई सीन हो जाता है, कुछ मैटर हो जाता है या फिर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तब एकदम से ज़मीन फाड़ करके यूं भीड़ कहीं से उमड़ आती है और किसी को नहीं पता भीड़ आई कहाँ से। अब तक तो कोई दिख नहीं रहा था चौराहों पे, भिखारी तक नहीं दिख रहे थे। तो ये एक तरह से समाज के ऐसे रवैये के ऊपर भी कटाक्ष है कि जब तक भाई कुछ, मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो तब तक कोई नहीं आएगा। या तो सड़क पे कुछ होना चाहिए तब लोग आएंगे, या तो सड़क पे कोई दुर्घटना होनी चाहिए तब लोग आएंगे, नहीं तो सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दर्शक सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे ये है कि फिर सब लोग आ जाते हैं सामने से। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। किससे? ओचुमेलोव से। ओचुमेलोव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। अपने काठ गोदाम के पास बटन विहीन वास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देख जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। जब ओचुमेलोव जो है सिपाही के कहने पे भीड़ की तरफ जाता है, भीड़ को साइड करके भीड़ के बीच में जाता है, तो देखता है कि एक बंदा है, वही जिसने क्या विवरण किया था बंदे का, है ना। उसने कलफ लगाई हुई, मान लगाया हुआ कपड़ा पहना है, बिना बटन की वेस्टकोट पहनी है। वो बंदा जो है उसकी उंगली लहूलुहान, खून, मतलब थोड़ा जख्मी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून नहीं बह रहा होता, कुत्ते के काटने की वजह से उससे थोड़ा सा खून निकल रहा होता है, वो सबको दिखा रहा होता है। उसके नशीले से, इसमें बहुत अजीब अजीब तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आराम से पढ़िएगा। से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था कि शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कि वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था कुत्ते की काटने की वजह से। शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, ये उस आदमी ने कुत्ते को कहा है जिसने उसे काटा। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। इससे वो कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो ये कि उस आदमी के चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो उसे छोड़ने वाला नहीं है, और उसकी उंगली जो है वो जीत के झंडे की तरह। इसका क्या मतलब है? आप झंडा कब लगाते हैं? जब आप जीत गए हो। कहते हैं ना, जिस महल पे जिसका झंडा है वो महल उस राजा का है। तो जब आप जीत का झंडा लगाते हैं उसका मतलब है कि अब आपने विजय प्राप्त कर ली है। तो इसने भी कुत्ते को एक टांग से पकड़ लिया था, हमने पढ़ा। तो अब ये
100% श्योर था अब तो ये कुत्ता गया, मैं तो बदला लूंगा और मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मैंने कुत्ते को पकड़ लिया है। कुत्ता भाग सकता नहीं, लेकिन मैं कुत्ते को सज़ा दे सकता हूँ और ये वही देने वाला है। लेकिन आगे देखते हैं कि कहानी में होता क्या है। ओचोमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्युक्रीन नामक सुनार था। ओचोमेलोव जो है, क्योंकि वो उसी एरिया का इंस्पेक्टर है, वो पहचान लिए जो बंदा है जिसकी उंगली में कुत्ते ने काटा है, ये एक सुनार है जिसका नाम ख्युक्रीन है। और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे अपराधी सा नजर आता है सफ़ेद बार जो यहाँ पे अब माफ़ कीजिए, ख्युक्रीन का जिक्र किया गया है ना, जो भीड़ के बीचों बीच अपनी लंबी टांगे पसारे, है ना, टांगे पसारे यानी कि उनकी टांगों के बीच में थोड़ा गैप है, नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला, पीठ पर फैले दाग वाला यानी कि उनकी पीठ पर एक येलोइश दाग है, अपराधी सा नजर आता। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है ना, नाखून बड़े हुए हैं, वो मांड लगा के कपड़े सिले हुए हैं, जो कोट पहना है उसमें बटन नहीं है, तो थोड़ा सा अपराधी जैसा दिख रहा है, वो क्रिमिनल जैसा। सफ़ेद बारजोई, बारजोई यानी कि कुत्ते की नस्ल, कुत्ता जो है वो सफ़ेद रंग का है, सब कुत्ता भी नहीं है, पिल्ला है कुत्ते का, ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा है ना। आगे क्या होता है, हुजूर मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए। ख्युक्रीन ने कहा, ये किससे खा रहा है, कह रहा है ओचोमेलोव से, क्योंकि पुलिस आ चुकी है वहाँ पे। मुझे मित्रिच से लकड़ी लेकर, मित्रिच यानी कि एक जगह का नाम है रशिया में, लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण, बिना किसी कारण की मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते ही हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा कठिन किस्म का है। मुझे लग रहा है कि मैं एक हफ्ते तक यह मेरी उंगली अब मुझे काम करने के लायक नहीं छोड़ेगी। यानी कि क्या, कि ओचोमेलोव की जब आ जाता है पुलिस इंस्पेक्टर, तो यूक्रेन उससे ये कहते हैं कि देखिए हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था मुझे, तो मैं वहाँ जा रहा था, अचानक इस कुत्ते ने मुझे काट दिया, मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई। मेरा काम ऐसा है कि अगर मेरे हाथ पांव सलामत नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता। लोग, कुछ बच्चे पूछते हैं, सर कुत्ते ने ही तो काटा, हाथ पांव सलामत है। पता नहीं, देखो मुझे भी कुत्ते ने कभी नहीं काटा, लेकिन हो सकता है उंगली बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई, बहुत ज़ोर से काटा हो कुत्ते ने। तो वो कहते हैं कि अब मैं एक हफ़्ता काम नहीं कर पाऊँगा, एक हफ़्ते में अपने परिवार को खिलाऊंगा कैसे, व्यापारी लोग तो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनकी ये समस्या है। तो हुजूर किसको कह रहा है, ओचोमेलोव को, पुलिस इंस्पेक्टर को, मेरी गुजारिश है कि आप इसके मालिकों से मुझे हर्जाना यानी कि कुछ कीमत, कुछ पैसे दिलवा दे। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहे। क्यों, ये कह रहे हैं कि यार ऐसा तो कोई कानून नहीं है रशिया में अभी तक कि कोई भी हमको काटे और हम उन्हें बर्दाश्त करें, है ना। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। ठीक है, ओचोमेलोव ने अपना गला खंखारते, यानी कि ओचोमेलोव थोड़ा अथॉरिटेटिव आदमी भी था, जहाँ पे भी उसको लगेगा कि 3-4 लोग हैं वहाँ पे ठीक है, मतलब थोड़ा अथॉरिटी के साथ बात करना, थोड़ा बॉस की तरह बात करना, ऐसे वो करता था, गला खंकारते हुए और अपनी तेवरियाँ चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी कि अब ओचोमेलोव भी समझ गया कि ठीक है, अब क्या है कि जनता सामने है। देखिए ओचोमेलोव कोई ईमानदार पुलिस वाला नहीं है, उसको इस बात की नहीं पड़ी है कि इसके साथ न्याय हो, सुनार को जस्टिस मिले, नहीं, उसको इस बात की पड़ी है कि भीड़ के सामने मेरा दबदबा कम नहीं होना चाहिए। तो अगर इसलिए भीड़ के सामने कोई मेरे से मदद मांग रहा है तो वो यही बोलता है, हाँ मैं इस मामले को आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या पता वो छोड़ देता आसानी से। और आगे बड़ा रोमांचक मोड़ आएगा कहानी में। तो आगे कहानी में क्या होता है कि वो इस मामले को छोड़ने वाले ने, कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने को का मज़ा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूँगा। अब पता तो चलने दीजिए मालिक कौन है, जो कानून का पालन नहीं करते। अब उन लोगों को निपटाने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा। अब देखिए, अब मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। स्टोरी में दरअसल ये होता है, गिरगिट कहानी का नाम क्यों लिखा गया है बच्चों, कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वो अगर पत्ते पे बैठा है पत्ते का रंग, अगर पेड़ की डाली पे बैठा है डाली का रंग, फूल पे बैठा है फूल का रंग, गिरगिट रंग बदलता है। उसका कोई अपना कलर नहीं होता। हालांकि गिरगिट का अपना भी एक रंग होता है, वो तो बस परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ओचोमेलोव जो इंस्पेक्टर है, वो जब उसे पता चलता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और भीड़ के सामने एक बंदा उससे न्याय मांग रहा है,
है ना। उस बंदे की बात सही है, वो रोज़ कमाने खाने वाला आदमी, उसकी उंगली जख्मी हो गई, एक हफ्ता नहीं कमाएगा, खाएगा क्या, डॉक्टर की फीस क्या देगा। तो जब वो ओचुमेलोव से बात करता है तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं ठोकूंगा। वो उसे भरोसा दिलाता है कि मैं ज़रूर उस आदमी के खिलाफ एक्शन लूँगा जिसने इस कुत्ते को ऐसे ही छोड़ दिया। क्या समझ के रखा है इन लोगों ने, मजाक है क्या। और फिर वो ऐसे ऐसी बातें करता है, लेकिन फिर वो कैसे उसका रवैया बदलता है वो कहानी में आपको आगे पता चलेगा, है ना। कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है, वो मालिक को बोलता है मज़ा चखा के रहूँगा, इस कुत्ते का जो भी मालिक है उसको मैं मज़ा चखाता हूँ। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जरा रखी, येल्दरिन पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। येल्दरिन ओचोमेलोव यानी कि पुलिस का जो असिस्टेंट है, उसका हवलदार है वो है। इस कुत्ते को माफ़ कीजिए, इस कुत्ते को बिना देरी किए ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करें। देखिए बच्चों, एक शिक्षक के रूप में मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, ये कहानी भी आपको यही बता रही है कि जब कोई सिचुएशन होती है ना तो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कि मतलब अगर आपको पता चले कि किसी से कोई गलती हो भी गई, आपके परिवार में किसी से, आपके दोस्त से किसी से, और आपको पता है कि वो गलत है और उसने गलती स्वीकार कर ली, तो अब ज़्यादा भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति है वो इस बात को समझता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए सही वक्त पे बोलना नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, पर बढ़ चढ़ कर बोलना ये कई बार हानिकारक होता है। तो ये भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था, मालिक को मज़ा चखा दूंगा, कुत्ते को ख़त्म कर दूंगा, है ना। कि लोगों को तो लगा कि अरे ये कुछ ज़्यादा ना कर दे, है ना, लेकिन ये कुछ करता ही नहीं है कहानी में। तो आखिर ये किसका कुत्ता है पता लगा है। शायद वह पागल होगा, मैं पूछ रहा हूँ ये कुत्ता किसका है। तू इतनी लंबी तगड़ा आदमी है और यह रत्ती भर का जानवर, ज़रूरी तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इस कुत्ते के मत्थे, एक सेकंड, हाँ, इस कुत्ते को बिना देरी किए गए ख़त्म कर दिया जाए। शायद यह पागल होगा, मैं पूछ रहा हूँ आखिर यह कुत्ता किसका है। फिर उसके बाद ओचुमेलोव क्या कहते हैं कि भाई तू तो इतना लंबा तगड़ा आदमी है, किसको, यूक्रेन को जो सुनार है, तेरे ही हाथ में गलती से उंगली कील लग गई होगी। तो जब ओचोमेलोव जो है हेल्दरिन को कहते हैं कि तुम पता लगाओ ये कुत्ता किसका है, तो वो कुत्ते को देख करके सिपाही कहता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता है ना, जनरल का कुत्ता है। अब ये जो है एकदम से पलट जाता है, ओचोमेलोव गिरगिट की तरह पलट जाता है और कहता है अबे चुप, तू चूतिया, मतलब तू घोचू बना रहा है, लंबा तगड़ा आदमी है और क्योंकि सोनार है तो सोनारों को भी कीलों से काम करना पड़ता है ना, नकाशी करनी पड़ती है आभूषणों की। तो उसे लगता है कि वो उस पर आरोप लगाता है उल्टा कि अब उसे पता चल गया कुत्ता जनरल का है। अब वो तो चाहता है कि जनरल के सामने उसकी इमेज बनी रहे, जनरल के सामने वो एक्शन नहीं लेगा, भले ही जनरल के कुत्ते ने गैर कानूनी काम किया हो। उस समय मैंने बताया कानून था ऐसा कुत्तों के ऊपर। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब उसको ऐसा लगता है कि ये तो क्या हो गया, जनरल साहब को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो पलट जाता है और कहता है कि तेरी उंगली पे तूने खुद ही चोट लगा ली होगी और तू हर्जाना वसूलने के लिए, पैसे लेने के लिए इस कुत्ते को फंसा करके झूठ बोल रहा है, और इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी और इसलिए कुत्ते ने काट लिया, वरना बेवकूफ़ थोड़ी है कुत्ता कि ऐसे ही काट लेगा। तो अब वो पहले क्या बोल रहा था कि मालिक को बुलाओ, कुत्ते को मार दिए, कुत्ते को हम सब ख़त्म कर देंगे, मालिक को सबक सिखाएंगे। जैसे पता चला मालिक जनरल है, अब मतलब लाइन पे आ गए। अब उसके बाद क्या है, येल्दरिन भी, अब सिपाही भी वैसा ही है, कहते हैं ना जैसे गुरु वैसे चेले, सिपाही भी वैसा ही है। वो कहता है हाँ हुजूर मैं ये ख्युकरीन को जानता हूँ, इसी ने कोई शरारत की होगी। अब वो काने की औलाद, तूने मुझे ऐसा कब करते देखा। अब ये अब वो काने की औलाद कौन, यूक्रेन बोल रहा है, ख्युकरीन किसको, येल्दरिन को, हवलदार को, कि तूने कब बोला झूठ मूठ मत बोलो, हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है। हुजूर यानी कि कौन, ओचोमेलोव, और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये अगर मैं झूठ बोलता पाया गया तो मुझे अदालत में लेके जाओ, मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दो। और उसके बाद एक और बात है नोट करने लायक, फिर कि ये जो ख्युकरीन है, जो व्यापारी है जिसकी उंगली काटी गई, वो ये भी बोलता है कि मैं यदि आप चाहे तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई पुलिस में है। इससे क्या पता चलता है, नेपोटिज्म, परिवारवाद, कि उसको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि क्योंकि पुलिस वाले को, ओचोमेलोव इंस्पेक्टर को पता चल गया कि कुत्ता जनरल का, इसलिए एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्यों ना मैं भी ऐसा बोल दूं कि मेरा भी भाई पुलिस में है। हालांकि पाठ में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ख्युकरीन सच बोल रहा था या झूठ, पर ये देखिए उनके भाई से क्या लेना देना।
जनरल साहब से क्या लेना देना, ये दोनों तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं सरकारी कामों में, समझ रहे हैं आप, परिवारवाद इसी को कहते हैं, फैमिली ट्रेड काइंड ऑफ। तो अभी एकदम से क्या होता है कि जो अपना ये है जो अपना हवलदार है वो देखता है और बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई, ये जो कुत्ता है ना ये जनरल साहब का नहीं है, जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके साथ सभी कुत्ते पोंटर है। पोंटर एक कुत्ते की नस्ल है, जैसे डोबरमैन है, बुलडॉग है, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? अभी ओचोमिलोव पूछते हैं क्या तुम 100% श्योर हो कि ये कुत्ता जनरल का नहीं है? वो कहते हैं हाँ। फिर ओचोमिलोव फिर पलट जाता है और फिर ख्युक्रीन को, व्यापारी को बोलता है अरे अरे तुम सही कह रहे हो, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है, कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ते को थोड़ी पालेगा। तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में देखा जाता है तो मालूम हो उसका हश्र क्या होता है ना, कि मॉस्को और पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे ऐसे मरियल गंदे कुत्ते पाए जाए, इनको तो मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इनका अंजाम यही होगा। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती है, यानी कि कुत्ते को मार दिया जाता है। तुझे इसने काट खाया तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे इसके हाल पे मजा चखाना जरूरी है। अब ऐसे वक्त शायद जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। ऐसे वक्त में यानी कि जब ये सारी बातें चल रही थी कि कुत्ते ऐसे बड़े बड़े शहरों में, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में नहीं रहते, ऐसे में ये फिर से कहता है, ये जो मतलब सिपाही है ना ये डाउट में रहता है, इसको शुरू में लगता है जनरल का कुत्ता है, बाद में बोलता है नहीं नहीं जनरल का कुत्ता नहीं है, उनके पास इस ब्रीड के, इस नस्ल के कुत्ते नहीं है। फिर वो सोचता है और बोलता है नहीं नहीं शायद ये जनरल का ही कुत्ता है ना, शायद जनरल साहब का ही कुत्ता है। गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि ये उन्हीं का है, कल ही मैंने बिल्कुल इसी की तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ ये जनरल साहब का ही है। भीड़ में से एक आवाज़ उभर आई। अब भीड़ ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कॉन्वर्जेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हाँ यल्दरीन, मेरी कोट पहन लेने में ज़रा जल्दी मदद करो, इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि यह उन्हीं का है कि नहीं, उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है, ताकि जनरल साहब खुश होकर मेरा प्रमोशन कर दे, और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोके। लगता है कि यह काफ़ी महंगा प्राणी है, और यदि हाँ हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है? यानी कि वो फिर बदल गया, आप समझ पा रहे हैं? आपको एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ, कॉन्वर्जेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वार्तालाप याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कब उसने क्या बोला, आपको बस कहानी का मर्म या अर्थ पता होना चाहिए। शुरू में जो इनका है साथी ओचोमिलोव के साथ जो है हवलदार, उसको लगा कि ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, फिर नहीं, उसको दोनों को लगा कि कुत्ता जनरल साहब का नहीं होगा। फिर उसने बोला देखो कुत्ता किसका है, जब वो कुत्ता देखता है हवलदार तो बोलता है जनरल साहब का है, फिर ओचोमिलोव बदल जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं इस नस्ल का कुत्ता नहीं है जनरल साहब के पास, फिर ओचोमिलोव बदल जाता है, फिर वो कहता है शायद ये कुत्ता उनका है क्योंकि मैंने एक बार उनके आंगन में ऐसे कुत्ते को देखा था, फिर ओचोमिलोव बदल जाता है। समझ पा रहे हैं आप? और भीड़ से भी कुछ लोग बोलते हैं हाँ ये उन्हीं का कुत्ता है, तो ओचोमिलोव जो है वो बार बार बदलता रहता है, और लास्ट में मतलब ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि इसकी नाक में कोई सिगरेट जला रहा है ना, इसलिए ये कुत्ते ने उसे काटा। और ओचोमिलोव जो है ख्युक्रीन को, व्यापारी को जिसकी उंगली कटी होती है, उसको बोलता है कि क्या बोलता है, गधा कहीं का, अपनी भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है ना। उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, इतने में जनरल साहब का खाना बनाने वाला आता है, वो आता है। फिर क्या होता है स्टोरी में, वो लोग सोचते हैं कि क्योंकि ये जनरल साहब का बावर्ची है, इसी से पूछ लेते हैं कि ये कुत्ता जनरल साहब का है कि नहीं। उस बावर्ची का नाम प्रोखोर होता है। जब वो प्रोखोर को वहाँ बुलाते हैं तो प्रोखोर से पूछते हैं कि क्या ये कुत्ता जनरल साहब का है, क्या तुम जानते हो, कुत्ते को पहचानो? तो वो एक बार फिर से तो कहो इस तरह का पिल्ला तो हमने कहीं जिंदगियों में नहीं देखा होगा। यानी कि अब ये जो प्रोखोर है जनरल साहब का बावर्ची, वो भी बोलता है कि यार इस तरह का कुत्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। अब ओचोमिलोव समझ जाता है कि अगर बावर्ची जो हमेशा उनके घर में रहता है, खाना बनाता है, उसने ये कुत्ता नहीं देखा तो ये कुत्ता जनरल साहब का हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो कहता है अब अधिक जांचने की ज़रूरत नहीं है। ओचोमिलोव ने कहा यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या ये जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं?
अभी कहानी समझिए। कहानी में क्या होता है कि बावर्ची से पूछा जाता है क्या ये जनरल साहब का कुत्ता है। बावर्ची बोलता है नहीं, मैंने कुत्ता कभी नहीं देखा। उसके बाद बावर्ची को याद आता है कि कुछ दिनों पहले ही जनरल साहब के भाई भी उनसे मिलने आए हैं और वो अपने कुत्ते के साथ ही आए होंगे। उस समय के रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास हमेशा अपने पेट एनिमल्स के साथ ही घूमते थे, पालतू जानवरों के साथ। तो फिर वो बोलता है अरे हाँ हाँ, ये कुत्ता कुछ ही दिनों पहले आया है, ये जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। तो अब ओचोमिलोव फिर बदल जाता है। जब बावर्ची बोलता है मैंने कुत्ता ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, तो वो क्या बोलता है कि यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में खड़े होकर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो बोलता है भाई का कुत्ता है, तो बोलता है आहलाद यानी कि खुशी से सनाए अपने चेहरे को समेटते खुश होता है और बोलता है कि ये तो हैरानी की बात है, कितना अद्भुत संयोग है ना, कोइंसिडेंस है, मुझे मालूम ही नहीं है। अभी कुछ दिन रुकेंगे ना वो उनके जो भाई हैं, मतलब फिर चाटुकारिता करने लगता है। सोचो कि वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता, तो ये उनका कुत्ता है, बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए, यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। हालांकि उसी कुत्ते को पहले मरियल, है ना, ऐसे कुत्ते तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में दिखने ही नहीं चाहिए। ये तो मतलब ऐसे भद्दे कुत्ते यहाँ दिखेंगे तो कितना अपमान होगा शहर का, ऐसी बातें कर रहा था। और फिर वो बार बार बदल जाता है ना। और फिर वो क्या करता है, कुत्ते को उठा के इसको दे देता है बावर्ची को और कहता है यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ, बस 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 बस, है ना, समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब कांपना बंद कर भाई, घर घर नन्ना सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। अब यहाँ पे होता क्या है कि वो जो कुत्ता है उठा करके ओचोमिलोव दे देते हैं बावर्ची को। अब बावर्ची को जब वो कुत्ता देते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे कांपना बंद कर भाई, है ना, कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता जो है अब वो गुस्से में आ चुका है, घर घर कर रहा है ना, यानी कि डॉग्स भी जो है वो करते हैं ऐसे गुस्से में। बहुत खूबसूरत पिल्ला है, ये कहकर प्रोखोर को कुत्ता दे देता है बावर्ची को और कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। कौन? प्रोखोर, यानी कि बावर्ची कुत्ते को लेकर के चला गया। और भीड़ यूक्रेन की हालत पर हंसती। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, ओचोमिलोव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे और शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते पे चला गया। अब क्या होता है, भीड़ जो है वो ख्युकरीन पे हंसने लगती है कि इसकी उंगली काट दी गई है, खून बह रहा था उंगली से, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसके साथ हुआ क्या, अंत में इसे न्याय मिला ही नहीं, है ना। तो ये भी समाज के प्रति कटाक्ष है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, उसकी पब्लिकली इंसल्ट या बेइज्जती हो जाए, एक पुलिस वाला उसको समाज के सामने धमका दे, तो उस पुलिस वाले को रोकने की बजाय समाज भी उसके ऊपर हंस देता है। तो ये कहानी इसी बारे में है कि कहानी में इन शॉर्ट यही होता है, कुत्ता किसका है? कुत्ता किसी का नहीं है, आवारा है, घटिया कुत्ता है। कुत्ता जनरल साहब का है, अच्छा कुत्ता है। कुत्ता नहीं, जनरल साहब का नहीं है, आवारा है, घटिया कुत्ता है। कुत्ते के जनरल साहब के बावर्ची आते हैं, वो बोलते हैं कुत्ता इनका नहीं है, फिर वो बोलता है ठीक है आवारा कुत्ता है। फिर क्या होता है, बावर्ची कहते हैं उनके बड़े भाई का कुत्ता है। तो ओचोमिलोव जो है इन शॉर्ट वो बार बार बदलता रहता है। वो किसी भी कीमत पे जनरल साहब के खिलाफ कुछ ना कहना चाहता है, ना कोई काम करना चाहता है। उसका दबदबा इतना है कि चौराहे पे लोग दिखते नहीं हैं, लेकिन कुछ खराब काम हुआ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हादसा हुआ, तो अचानक से भीड़ ज़मीन फाड़ के उमड़ आती है। तो बच्चों ये कहानी इसी बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कहानी पसंद आई हो। आपके समय के लिए शुक्रिया।